तो पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले खालिस्तान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा है कि वह खालिस्तान के खिलाफ बोलकर दिखाएं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अलगाववादी संगठन से केजरीवाल के संबंधों की जांच की मांग की है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जांच शुरू करने का फैसला भी लिया है। पंजाब की राजनीति में वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल के खालिस्तान कनेक्शन पर बहस छिड़ गई है, जिसके बाद केजरीवाल को सफाई देने सामने आना पड़ा। केजरीवाल ने कहा, मैं तो दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, जिसने स्कूल बनवाए और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। अगर मैं आतंकी हूं तो 10 साल में क्या एजेंसी सो रही थी? उन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केजरीवाल की सफाई के बाद कुमार विश्वास ने एक नया वार कर दिया है कि केजरीवाल सिर्फ इतना बोल दें कि वो खालिस्तान के खिलाफ हैं। कुमार विश्वास ने कहा, वो यह कह दें कि किसी राज्य में खालिस्तान को पनपने नहीं दूंगा। इतना कहने में क्या जा रहा है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? यह वो बोलकर दिखाएं। उधर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल के खिलाफ जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी है। चन्नी ने आरोप लगाया था कि सिख फॉर जस्टिस आपके साथ लगातार संपर्क में है और यह भी आरोप था कि एसएफजे ने इन चुनावों में आपको समर्थन देने को भी कहा है। इसके अलावा कुमार विश्वास के आरोपों पर भी जांच करवाने की मांग की गई है। आपको समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा, ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आइए, पंजाब को बोलिए, और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी?
पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। देखिए, उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीज़ों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफ़ेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहाँ तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारें। लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहाँ पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हाँ आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा, उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, राइट, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? तो पंजाब में चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके से सियासतदानों का ये जो नया नया ट्रेंड चल रहा है, जनता के मेन मुद्दों से इतर हट करके अपने सियासी फायदे के लिए नए नए स्टंट चले जा रहे हैं और उन्हीं स्टंटों पर बहस छिड़ती जा रही है। जनता के मुद्दे गायब नजर आते हैं। आज जिस तरीके से कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी लगातार हमलावर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इसका पलटवार किया है, जवाब दिया है, लेकिन एक बार फिर से कुमार विश्वास ने उसका भी पलटवार किया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कार्तिकेय सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास कार्तिकेय सिंह जी, कुमार विश्वास जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार राहुल गांधी केवल ये पूछ रहे थे कि हाँ और ना में जवाब दें। ट्वीट भी किया और अपनी जनसभाओं से भी केवल यही कहते रहे। अब तो केजरीवाल ने कह दिया है कि नहीं, उनका कोई संबंध नहीं है, आप केवल हाँ ही ना तो जानना चाह रहे थे ना। अब क्यों बहस छिड़ती जा रही है, इस पर तेज होती जा रही है? आपको तो जवाब मिल गया। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जिस सवाल को पूछा उसका कंटेक्स्ट समझने की बड़ी जरूरत थी केजरीवाल जी को। सवाल था क्या उनका खालिस्तानी संबंध है कि नहीं है। उनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग कब किया कि मेरा खालिस्तानी संबंध नहीं है। इन्हीं के संस्थापक साथी हैं कुमार विश्वास, वो इनसे खुलेआम इनको चुनौती दे रहे हैं मंच पे आकर के बहस कर लें। ये वही केजरीवाल जी हैं जो हर बार आपको हाथों में कागज उठा के लेके चले आते थे और कहते थे मेरे पास सबूत है जी, मेरे साथ आके चर्चा कर लें।
तो अब ये केजरीवाल जी चर्चा करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? एक दिन पूरा बचा हुआ है पंजाब चुनाव से पहले, समय निकाल लें अपने 10 मिनट का, अपने पुराने साथियों के, वो उनके साथ ही रहे, अगर उनको अभी आप अपना साथी मानते हैं तो उनके साथ आकर के मंच पे साझा कर लेंगे, उनके साथ नहीं थे। सिख फॉर जस्टिस जो इनका बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये बैठे थे कि नहीं बैठे थे? इनका प्रूफ तो इनके साथ ही लेकर के आ रहे हैं ना। इनके मुंह से आपने कब सुना केजरीवाल जी के कि ये बोल रहे हैं कि हमारा खालिस्तानी संबंध नहीं है? ये अगर इनके अंदर इतनी ईमानदारी है और ये देश को, पंजाब के लोगों को देश से अलग नहीं करना चाहते हैं, नहीं, लेकिन साबित तो आप भी नहीं कर रहे हैं ना। अगर वो प्रूफ नहीं दे रहे हैं तो साबित तो आप भी नहीं कर पा रहे हैं। आप भी साबित करिए ना। आप केवल आरोप लगा करके नहीं निकल सकते हैं कि हमने आरोप लगा दिया। देखिए, जो जांच होती है वो गृह मंत्रालय के अंदर होती है। चन्नी जी ने उसके लिए चिट्ठी लिख दी है, उसका संज्ञान गृह मंत्री ने ले लिया है, उसकी जांच तो होगी ही होगी। अरे आप भी केंद्र सरकार से बनता है ना। आम आदमी पार्टी ने यही तो कहा। ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है ना, एजेंसियों पर बहुत बड़ा सवाल उठा है कि आप राज्य सरकार में भी रहे हैं लगातार 5 साल पंजाब में, सुन लीजिए, उसके पहले आप केंद्र पे भी रहे हैं। राघव चड्ढा की भी मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, ये मोड़ के बम ब्लास्ट की बात करें 2016 की, तो इनके तो 19 विधायक थे ना सदन में, कब उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठा दिया था? ये तो वो अरे हमने वो मुद्दा उठाया नहीं, हमने ब्लास्ट का मुद्दा उठाया नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई केंद्र में भी आप रहे हैं, राज्य में भी आप रहे हैं, तो आपकी एजेंसियां क्या करती रही हैं? ये तो बहुत बड़ा मैं तो कह रहा हूं कि संबंध तो अभी उजागर हुए हैं ना। आरोप लगने के बाद जांच होती है। इनके साथी ने आरोप लगाया था, हम तो उसकी अरे जांच प्रभु, की बात एजेंसियों कर का क्या काम होता है? आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एजेंसियों का क्या काम होता है भाई? ये जो एजेंसियां लगाई जाती हैं, इनका क्या काम होता है? एलआईयू का क्या काम होता है? ये आरोप, अगर हम ही आरोप, अरे सुन लीजिए भाई, हम आरोप लगा देंगे, कॉमन पर्सन को ये आरोप लगा देगा, वही लगा देगा, तो ये क्या बैठे बैठे खा रहे हैं? इनको केंद्र सरकार सैलरी क्यों दे रही है, राज्य सरकार सैलरी क्यों दे रही है? अब आप मेरी बात सुनिए। 2011 में ही अन्ना आंदोलन लेकर के आए थे, 2G पे और पुलिस कैंप पे इन्होंने आरोप लगाए थे। आरोप लगने के बाद हमारी सरकार थी, उसके बावजूद हमने जांच कराई थी। हमने उसी समय कहा था कि हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला ना कि नहीं हुआ है भ्रष्टाचार। तो जब आरोप लगते हैं उसके बाद एजेंसियां अपना काम करती हैं। एजेंसियां इंटेलिजेंस लेके नहीं घूम रही इनके पीछे, इनके साथी ने आरोप लगाया, उसके बाद जांच होगी। इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये तो आप मजाक वाली बात कर रहे हैं। वो केजरीवाल जी ने कहा था ना, सुन लीजिए, ये गलत। अरे भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब मेरे ऊपर से जा रहा है। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां होती हैं, अरे सुन लीजिए भाई, अगर हम आरोप लगा देंगे, आप आरोप लगा देंगे, तब वो आगे का काम करेंगी, तो उनका काम क्या बचा? इंटेलिजेंस उनका नाम क्यों दिया गया? खुफिया एजेंसी, खुफिया है क्यों भाई? वो बोलने देंगे। देखिए, पहली बात तो किसी भी कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है उस पर ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। किसी भी चीज की जांच आरोप लगने के बाद होती है। आपके घर में चोरी हो जाएगी तो आप जाके पुलिस पे कंप्लेन करेंगे, तब पुलिस अपनी जांच करेगी। आप ये नहीं, गजब की बात कर रहे हैं भाई। आप कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं? गजब की बात कर रहे हैं, गजब की बात कर रहे हैं कार्तिकेय जी। समझ पा रहे हो तो भाई आप खुद ही नहीं समझ रहे उस बात को। मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। चोरी में और देश में गद्दारों के छुपे होने में बहुत बड़ा फर्क है भाई। इनका काम क्या है? अच्छा बताइए, पुलिस का काम। एक सेकंड फर्क बता दीजिए मुझे। चलिए, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब मैं आप ही समझ लेता हूँ। आप पुलिस विभाग और ये खुफिया एजेंसियों में फर्क क्या होता है, ये बताइए आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पूरी बात को समझ लिया। पूरा घटनाक्रम को जानिए, बातों में दस उधर उठा के समझ फेंके। 2016 में जब ये 2017 में पंजाब की सत्ता को हासिल करना चाहते थे, उस समय इनका खालिस्तानी संबंध निकला था। उस समय सिक्स फॉर जस्टिस से मिले थे, इन्हीं के साथी ने उस पर सवाल उठा रखा है, उसी की जांच की बात। गुरिंदर सिंह का जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आ रहे हैं, वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक आ रहे हैं, कार्तिकेय जी आ रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। और कार्तिकेय जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, जो 2017 की घटना का जिक्र आप बोल रहे हैं, मोगा का, कि अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे और वहां पर रुके थे, लेकिन जिस तरीके से जो बयान सामने आए हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जिस घर का वो जिक्र कर रहे हैं वो घर किराए पर उठता है और वहां पर पुलिस भी जाकर के ठहरती है, पुलिस प्रशासन भी जाकर के वहां पर रुकता है किराए पर लेकर के उस मकान को। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, अच्छी बात है, उजागर होना चाहिए। अगर खालिस्तान के घर, अगर किसी खालिस्तानी
कि संपर्की के यहाँ वो रुकते हैं, उससे चर्चा करते हैं, मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। सामने आनी चाहिए बातें। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो वो भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन पुलिस वाले वहां क्यों रुकने जाते हैं भाई उस घर में। करने से मना कर रहे हैं। अब सीधे से हम एक सवाल इनसे पूछ रहे हैं, किसी पे आरोप लगता है, मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे नहीं मैंने इसके बारे में नहीं किया और मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने मुंह से, इनकी पार्टी अपने मुंह से ये बोल दे कि इनका खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है, ये खालिस्तानियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं और देश के टुकड़े नहीं होने देंगे और खालिस्तान को नहीं बनने देंगे। इनको ये बोलने में क्या दिक्कत है? फिर जांच होगी, पता चल जाएगा, क्योंकि इनके साथी ने आरोप लगा रखा है, इनके साथ संस्थापक रहे थे। हम सवाल उसी पे पूछ रहे हैं और तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आरोप लगने के बाद ही जांच होती है। अब आप ये तो कहोगे नहीं कि अब इनसे आपने क्यों नहीं सवाल पूछा था उस समय की? हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्तिकेय जी, हमारे साथ इमरान संभल शाही जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है इसमें। इमरान जी, क्या जरूरत पड़ गई ये कहने की कि हम सबसे स्वीट आतंकवादी हैं? इतनी बड़ी, मतलब सफाई तो सफाई, इतनी बड़ी सफाई में इतना बड़ा शब्द बोलना क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, उन्होंने स्वीट शब्द का प्रयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीट शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि मैं सड़क पे काम करता हूँ, शिक्षा, पानी, बिजली पे काम करता हूँ, महिला सुरक्षा पे काम करता हूँ, ईमानदारी पे काम करता हूँ। तो अगर कोई भी मेरा मित्र रहा हो, चाहे पार्टी संस्थापक रहा हो या अदरवाइज कोई भी हो, अगर वो मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहा है, अगर उसको लगाना तो पहले क्यों नहीं लगा दिया? पहले तो कहता था कि मैं अरविंद केजरीवाल बनना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल की तरह एक बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। तो जब सवाल पूछा गया कि कैसे बनोगे, उन्होंने कहा कि तप करना पड़ेगा, मन मस्तिष्क को तपाना पड़ेगा, हाड़ मांस का शरीर बनाना पड़ेगा। तो तब भी उनके जहन में खालिस्तानी बात और ये तमाम जो उन्होंने ब्लेम करा है वो दिमाग में रहा होगा। तो उन्हें अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे करके इस चीज को उनको तो बताना चाहिए था ना उसको, कि भाई इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल बंद कमरे में क्या करते हैं, मुझसे क्या करते हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा फिर? बात समझ गया ना? लेकिन जिस तरीके से मोगा का जिक्र कर रहे हैं, कार्तिकेय जी ने किया जिक्र कि 2017 में भी तो गए थे और किस तरीके से जो गुरिंदर सिंह के घर पे रुके थे। देखिए यहाँ पर जो दो प्रश्न उभर के आते हैं कि कुमार विश्वास जी चुनावी पर्व में जिस तरह से उनके ऊपर एक खालिस्तानी का आरोप लगाते हैं, जो अलगाववादी का आरोप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जी का जो टाइम है, जो सिचुएशन है बोलने का, वो एक कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक राजनीतिक रंग चल रहा है। अगर उनको ऐसा बोलना था तो बहुत पहले बोल चुके होते, उनको जेल में भिजवा देते हैं ना जांच करवा के। जैसा कि भाई हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो जांच करवा के खिलाफ जो भी कार्रवाई करें, तो बिल्कुल है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ है तो आप बिल्कुल जांच करा सकते हैं। उन्हें स्वीट जो आतंकवाद का नाम लिया, इसीलिए लिया कि अगर हम लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मूलभूत सुविधाएं है उसके लिए बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कौन कैसे लगा सकता है? वो भी कविवर महोदय लगा रहे हैं। अब कविवर महोदय का भी कल शाम की जो टिप्पणी है उसको भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा काबिल इंसान हूँ, 4 फर्स्ट डिवीजन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि राजनेता बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई हाई स्कूल फेल हो गया है और आप हाई स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं तो आप बड़े राजनेता हो जाओगे। निस्संदेह आप एक बड़े साहित्यकार हो, एक बड़े कवि हो, आपके मन मस्तिष्क में संवेदनशीलता जगती है, लेकिन ये समय नहीं था। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो उत्थान, जो संभावनाएं दिख रही है, उसको धूमिल करने का एक साजिश है, एक इरादा है। और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? पिछले दो बार से आपके टीवी पे बैठ के हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात। शुभेंदु शेखर जी, चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले जिस तरीके से मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो खालिस्तानियों के संपर्क में है, लगातार थे, और ये दरअसल आज से नहीं, पिछले 10 साल से। और सोचिए, जो खालिस्तान के संपर्क में हो, जो लगातार मीटिंग कर रहा हो खालिस्तानियों के साथ, और वो किसी राज्य में चुनाव लड़ रहा हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, और उसके बावजूद जो एजेंसियों का मैं जिक्र कर रहा हूं उस पर सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो गलत नहीं होंगे। और पंजाब का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान से सटा हुआ
राज्य है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें किसी से छिपी नहीं है। तो अगर ऐसे में यह कहा जाए कि इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द नेशन, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। इसका जवाब मैं दूं आपको? जी देखिए, सबसे पहले बात कहूंगा कि केजरीवाल जी का जो कैरेक्टर है, और आज से नहीं, आप 10 साल कह रहे हैं, मैं 16-17 साल कह रहा हूं। 2004 में उनके एनजीओ को, जब उनका एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, अकाउंट नहीं खोला था, उनके पर्सनल अकाउंट में फोर्ड फाउंडेशन ने 25 लाख रुपए, क्योंकि जिस देश के अंदर आंदोलन करवाने हैं, अलगाववादी कराना है, उसको डिस्टर्ब करना है, ये फोर्ड फाउंडेशन का विश्व स्तर पे काम होता है। अब देखिए, एक आदमी, एक आईपीएस है जो खाली चाय बनाना जानता है, पानी लेने के लिए अपने आप जाता है, उसको इतना बड़ा अवार्ड मिल जाता है। तो इंटरनेशनली भारत को डिवाइड करने वाले लोग केजरीवाल के साथ उसके शुरुआती समय में साथ थे। और उस आंदोलन को लेकर जब वो चला आगे, अन्ना को कंधे पर हाथ रखा उसने, पैर रखा उसने, अपने सब साथियों को कहानी सुनाई स्वराज की, ये वो। तो हमको आज भी समझ में आता है कि वो जो आम आदमी दिखने वाला आदमी है, तो ढीली पैंट पहनता है, ढीली शर्ट पहनता है, चप्पल घिसी हुई पहनता है, अपने घर में 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है, वो आम आदमी नहीं, देश का दुश्मन है। और ये तो इनके दोस्त हैं। भाई वो आदमी, आज आप बताइए पांडे जी, लश्कर तैयबा ये कहता है कि हम फला फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कोई ना कोई लिंक होगा ना। ठीक, आप जस्टिस कह रहा है, ठीक, फॉर जस्टिस कह रहा है एफजे कि भाई आप केजरीवाल को सपोर्ट करो, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। दूसरी चीज, ये जितने लोग हैं खालिस्तानी के लोग, यदि कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि भाई इनके घर पर आके वो मिले, तो ये एक बार आके टीवी चैनल पर दुनिया भर का रायता न फैलाते हुए एक सीधा सेंटेंस कहते कि जब तक उनके खून में एक एक बूंद है वो खालिस्तान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा हम स्वीट आतंकवादी हैं, हम स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, वो साफ साफ क्यों नहीं बोले? आपने जिस पत्र हमारा खालिस्तानी से कोई लेना देना नहीं है। आपने जिस पत्र का जिक्र किया है शुभेंदु जी, वो उस पत्र में दरअसल खंडन भी आया है। वो पत्र मेरे पास भी है, अभी मौजूद है मेरे पास, मैं वही देख रहा था। उस पत्र में जो लिखा हुआ है कि सभी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े सिख विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को समर्थन का ऐलान करते हैं। इस बार का चुनाव उनके संगठन के लिए बहुत खास है, क्योंकि यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे मुद्दे को फिर से जीवित करने की उम्मीद जगेगी। पत्र में यह लिखा है, लेकिन उसका खंडन हुआ है। शुभेंदु जी, एसएफजे के खालिस्तानी नेता ने इस चिट्ठी को फर्जी बताते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। उसमें यह बताया गया है कि दरअसल ये पूरा जो लेटर वायरल हो रहा है वो फर्जी है। केजरीवाल और भगवंत मान सिंह की तरफ से ही ये लेटर वायरल किया जा रहा है। एसएफजे की तरफ से तो यही बात कही जा रही है। पांडे जी, मैं आपको एक ही जवाब देता हूं। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, 3 दिन से मुद्दा अपने आप में है, वो ये कह दे खाली आके माइक के ऊपर कि हम खालिस्तान के विरोध में हैं, बस बात खत्म। उन्होंने बात कही क्यों नहीं? इतनी भारी कहानी सुनाई पूरी कि मैं आतंकवादी हूं, स्वीट भी आतंकवादी होता है कोई? क्या अपने आप को रॉबर्ट हुड समझते हैं वो? क्या बेवकूफ बना रहे पब्लिक को यहाँ पे बैठे हुए? एक सेकंड आपको शुभेंदु जी, आप ये आतंकवादी दरअसल ये पहले ही क्यों आता है, चुनाव के पहले? अच्छा, कब आएगा? अरे हमेशा आना चाहिए। आतंकवादी बाहर रहे क्यों भाई? आतंकवादियों को देश में जगह, एक सेकंड सुन लीजिए, आतंकवादी को देश में जगह ही क्यों मिले? आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग हो रही थी केजरीवाल साहब के यहाँ, उनके अकाउंट पर।
आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार है केंद्र में, आप आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, इसका मतलब अगर आप ये बात कह रहे हैं तो नहीं, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए, नहीं पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड बता रहे हैं हम। पनाह क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर कोई आतंकवादी है देश में, गद्दार बैठा हुआ है देश के अंदर, गद्दारी कर रहा है देश से, और उस पर हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, उसको हम सजा नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये हमारी गद्दारी नहीं है तो क्या हुई? ये तो हम पनाह दे रहे हैं भाई, उससे बड़े गद्दार हम हुए। दूसरी बात, अरे पांडे जी, हम दूसरी बात एक और सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए कि बलवंत सिंह राजवाना कौन है? बलवंत सिंह राजवाना कौन है जो सभी दल उसकी सिफारिशों में लगी हुई हैं? फांसी की सजा होने के बाद भी लोग उसको लगातार बचाते नजर आते, सभी दल, क्यों? अब आप बात से भटक रहे हो। नहीं, आप पांडे जी, पहले आपने पहले प्रश्न का जवाब सुन लो, फिर दोनों प्रश्न का जवाब दीजिए, दोनों प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा। मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ, दोनों प्रश्न का जवाब दीजिए और बिल्कुल सीधे तरीके से जवाब दूंगा। दीजिए आप बात को इधर उधर घुमाओ मत। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा, मैं बिल्कुल सीधा सवाल जवाब पूछ रहा हूँ, कहिए तो 2 लाइन में पूछ लो। सीधा जवाब आपको, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो, यदि उनका खालिस्तान से नाम जोड़ा गया, उन्होंने सब स्टेटमेंट दिया, ये क्यों नहीं दिया कि खालिस्तानी नहीं बनने देंगे, हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे? वो भी देना चाहिए, उनकी गलती है कि नहीं गलती है? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अब तो वो नहीं आया, ठीक है, हो गए। पहला चीज, इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है खालिस्तानी के लोगों के साथ जुड़ के वोट का, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे, सबके सामने गोल गोल घुमा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, कोई लोग आके उनके यहाँ मिलता है और वो खालिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है, और उससे कोई हमको कोई प्रूफ नहीं मिलता। हमारे पास बहुत सारे लोग मिलते होंगे, और वो अभी आपने संजय सिंह ने कह दिया कि उस घर में, मोगा के घर में पुलिस भी आके रुकती थी। अरे एक बार का भी प्रूफ दिखा दो कब पुलिस रुकी है। झूठे लोग हैं ये खुद जाके रुके उनके यहाँ पे। यदि एक बार भी पुलिस का कोई प्रूफ दिखा दे ये कि पुलिस आके रुकी है, तो संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, तो मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि इनका काम, जैसा कुमार विश्वास ने कहा है कि झूठ बोलना बड़े अच्छे तरीके से केजरीवाल को आता है, इसलिए वो हर बात को घुमा देता है। और मैं ये कह रहा हूं कि उनके दोस्त ने इल्जाम लगाया, और जिसने, चन्नी ने कहा कि इसका जांच हो, हमारी केंद्र सरकार ने कहा हम जांच कर लेंगे भाई, हम तो बीच में पड़ नहीं रहे हैं। कोई ऐसी चीजें मिलेंगी तो चाहे केजरीवाल हो, असली मजा तो आप ही लूट रहे हैं प्रभु, असली मजा तो आप ही लूट रहे हैं। का बात करेगा, उसको भारत से बाहर निकालेंगे, जेल में भेज देंगे। झूठ तो ऐसा बोलते हैं ये। इमरान जी आते हैं, कार्तिका जी आते हैं, आपके पास आते हैं। हमने माफी, सबको माफ कर दो, हमने गलत बोला था, हमने गडकरी जी के लिए गलत बोला था, हमने शीला जी के लिए गलत बोला था, हमने जेपी जी के लिए गलत बोला था। ये एक नंबर का झूठ बोलने के बाद, पब्लिक को मिसगाइड करने के बाद, चुनाव में फायदा लेने के बाद माफी मांगने वाला आदमी है। इसके ऊपर क्या सबूत किया जाए कि आज जो इसने बोला है? अरे भाई, हम कोई इतना सिंपल सा सवाल पूछे, आप कह रहे हैं मुझे, मेरे सवाल को आपने ये कहा कि मैं भटका रहा हूँ। मैं कितना सिंपल सा और सीधा सवाल पूछा आपसे, कितना सिंपल और सीधा सवाल पूछा। जिस दिन प्रूफ मिल जाएगा पांडे जी, ये केजरीवाल को फांसी चढ़ा देंगे, इसको हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। 16 साल में आपको प्रूफ ही नहीं मिल पा रहा, ना कांग्रेस को मिल पाया, ना आपको मिल पा रहा है, ना कांग्रेस को मिल पाया ना। अरे सुन लीजिए भाई, एक सेकंड, आते हैं कार्तिकेय जी, आते हैं। एक सीधे से, शुभेंदु जी, एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए बस। मैं एक सवाल और पूछा था आपसे, राजवाना कौन है? देखिए, राजवाना और राजवाना से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, किसी ने नहीं कहा। बताइए आप, किसी ऑफिसर। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 6 हफ्ते के अंदर ये डिक्लेयर करके बताए, जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हुई सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार क्या कर रही है? 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया, आज 1 साल हो गया। केंद्र सरकार का काम है ये, शेख साहब ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि जो कोर्ट को करना वो करे, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। ये एफिडेविट सबमिट है, और उनके कोर्ट से पूछने के पहले से
आप कुछ नहीं बातों को शुभेंदु घुमाओ मत अधिकारी जी, पांडे जी। सुनिए आप पांडे जी बिल्कुल बातों को घुमाओ वोट नहीं। बैंक की आप राजनीति बातों ना, को घुमा रहे हो। वोट बिल्कुल नहीं घुमा रहा मैं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा। पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो यहाँ पे। गलत बात, ये देखिए, आपने बिल्कुल सही बात है, ये आप सही बात है। ये आप गलत, आपने अभी ये आपके आरोप लगाने से टोन में बात करी। रुक जाइए, अभी इमरान जी बिल्कुल भी पांडे आएंगे। जी, इमरान जी से मैंने सवाल पूछा, आप निरपेक्ष रहिए, आप बिल्कुल निरपेक्ष रहिए। निष्पक्षता के साथ सवाल पूछ रहा हूं। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी आप आदमी के प्रवक्ता की तरह बात करी है। गलत गलत, मैं बिल्कुल सही है ये सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा। और बिल्कुल नहीं पूछ रहे हो आप नहीं पूछ रहे हो। गलत, आप अभी यही पूछिए सवाल ना पूछूंगा, कि अभी उन्होंने यही क्यों सवाल नहीं पूछूंगा, खालिस्तान की विजन अभी यही कहा? सवाल पूछूंगा। अरे शुभेंदु जी, आप पूछिए धैर्य ना। रखिए, अभी यही सवाल पूछूंगा। धैर्य है, हाँ, धैर्य है। कार्तिकेय जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो कह रहा था कि केजरीवाल जी हर चीज की एक नई डेफिनेशन देते थे। पहली बार इस दुनिया ने सुना है कि कोई स्वीट आतंकवादी भी होता है। ये चोरों को भी, डकैतों को भी, माओवादियों को भी अच्छे और बुरे में संगठित कर देंगे। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कुमार विश्वास को कि जी ये तो कॉमेडी करते हैं, इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा। और आप ही ने कहा कि क्या कहते हैं इनके आपके प्रवक्ता ने बोला यहाँ पर कि अब तक क्यों कुमार विश्वास क्या कहते हैं उनके बढ़ाई में कसीदे पढ़ रहे थे। तो केजरीवाल जी जब इनके साथ कुमार विश्वास थे तब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोला कि यार ये तो हाथ से कवि है, इसकी बातों में विश्वास ना करो। हाथ से कवि है तो इसका मतलब केजरीवाल उस लायक नहीं थे। हम ये मान ले अगर आपकी और इनकी आपकी बातों को हम मान के यहाँ बैठ जाए। और इन्होंने दिल्ली की बात करी यहाँ पर, तो ये दिल्ली के पंजाब के लोग समझ रहे हैं, जो पंजाब में बहुत लोग रहते हैं दिल्ली में, उन्होंने देखा है कि यमुना कितनी साफ है, उन्होंने देखा है बुजुर्गों की पेंशन कब से बंद है, उन्होंने पूछा है, अब इनसे पूछ लीजिए आप प्रवक्ता से 5 स्कूलों के नाम बता दें जो आपकी सरकार ने दिल्ली में बना रखे हैं, या 5 अस्पतालों के नाम बता दें, या ये बता दें कि वृद्धा पेंशन कब से बंद है, राशन कार्ड कब से नहीं बने हैं। सवाल तो इनसे ये पूछा जा रहा है ना। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अगर आप मुझको बोलेंगे कार्तिकेय सिंह आपके भाजपा या आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है, तो मैं कहूँगा मेरे ना संबंध है ना मेरे शरीर में एक भी बूंद बचेगी, तब भी मैं भाजपा या आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। तो केजरीवाल जी अगर इतने साफ हैं तो बोल दें कि मेरा खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है और मेरे शरीर में जब तक एक बूंद खून का रहेगा मैं खालिस्तान नहीं बनने दूंगा। वो तो उसको बोल ही नहीं रहे हैं। वो हाथ से कवि है, वो क्या है? फिर आप जिसको मुख्यमंत्री बना के लाए वो क्या काम करता था राजनीति में आने से पहले? आपको बड़ी सीधी सी बात बोली जा रही है और आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार की एजेंसियां क्या थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 2016 में इनके पास पहली बार एलिगेशन लगा था, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ये भाजपा और आम आदमी से पूछ लेना चाहिए कि आप लोग में 60 गांठ है, और 60 गांठ नहीं है तो वो जांच करा दें और ये बता दें। लेकिन उससे पहले ये पंजाब के लोगों को बोल दें, देश के लोगों को बोल दें कि इनका खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है। ये तो बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, तो उसके साथ सामने आ जाए। कौन इनको रोक रहा है? ये वही है जो मजीठिया से माफी मांग चुके, ये वही है जो दिवंगत अरुण जेटली से माफी मांग चुके, ये वही है जो से माफी मांग चुके। तो इनका तो पूरा देश कैरेक्टर देख रहा है, इन्होंने तो राजनीति का मजाक बना के रख दिया है। क्या आरोप लगा लोगे, कुछ साबित नहीं कर पाओगे, माफी मांग लोगे? ये कहने में बड़ा अच्छा आपसे सीधे से बार बार राहुल गांधी जी ने यही बोला है कि आप बोल दो कि आप खालिस्तानियों से आपका कोई संबंध नहीं है। और आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं ने इस धरती के लिए, पंजाब की धरती के लिए अपने खूनों का बलिदान दिया है। सुन लीजिए, आते हैं आपके पास भी आते हैं इमरान जी। जिस तरीके से जो जनता के मुद्दे होते हैं, पंजाब नहीं पूरे देश में देखने को मिलता है। ये जिन राज्यों में चुनाव होते हैं जनता के मुद्दे बिल्कुल भटका दिए जाते हैं। जनता के आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं कार्तिकेय जी। जो 2017 में जब कैप्टन साहब चुनाव मैदान में उतरे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था, गुटका साहब की उन्होंने सौगंध खाई थी, 4 हफ्ते में नशे की कमर तोड़ देंगे पंजाब में, 4 हफ्ते। और आज भी सबसे बड़ा जो मुद्दा बना है, जो नशे के दलदल में पंजाब को घसीटता हुआ चला जा रहा है, वो नशाखोरी है। किसी की नजर नहीं जा रही है। पंजाब कर्ज से ग्रसित होता जा रहा है, पंजाब में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आज के समय में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका है। हर वर्ष बढ़ता चला जा रहा है कर्जा, उस ओर किसी का ध्यान नहीं आकर्षित होता है। पंजाब के हर साल 1.5 लाख युवा विदेश जाने को मजबूर है, चले जाते हैं। उस ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा कि पलायन कैसे रुके, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। चुनावी समय में तो कम से कम उन मुद्दों पर तो आप लोग चर्चा कर लीजिए, वैसे करिए ना करिए।
देखिए बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी है वो उसी पे चर्चा कर रही है। कैप्टन जी खुद बोल के गए थे कि उन्होंने घोषणा पत्र के 52% कामों को काम कर दिया है, 8% कार्यों को नहीं कर पाए हैं। अब वो भाजपा के साथ हैं। अभी आप भाजपा वालों से पूछ लेंगे कि वो मानते हैं ना कि 52% काम हुआ है, क्योंकि उन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ लेकर के आए हैं। चन्नी साहब जब से 111 दिन मिले, उन्होंने बिजली की दरें को सबसे कम किया, किसानों को रियायत दी है, यहाँ पर आशा वर्कर्स की जो पेड थी उसको बढ़ाया है, जो कहते हैं नॉन पेड थे उनको कहते हैं सैलरी पेड किया हुआ है। तो उन्हीं सारे मुद्दों पे हम लेके कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हम मानते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब जिसने हरित क्रांति में देश को सशक्त बनाया था, आज वहां के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उस पर सबसे पहले हमने अपने मैनिफेस्टो की बात करी कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइड फोकल पॉइंट की बात करेंगे। हमारा कैंडिडेट हर एक विधानसभा में अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रहा है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये केजरीवाल जी पे सवाल पूछिए ना कि ये यहाँ पे मुद्दे जो नशे का मुद्दा लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये शायद आपके प्रवक्ता को पता है कि नहीं पता है। उन्होंने तो हर विधानसभा में 12 शराब के ठेके खोलने के लिए इजाजत दे दी है। इसके साथ ही रात के 12 बजे तक खुल सकते हैं। जो उम्र थी पीने की 25 से उसको 21 साल कर दी। तो नशे में कौन डाल रहा है ये बताए ना। टैक्स कलेक्शन तो आप एक्साइज से कलेक्शन करने के लिए आप लगातार शराब की दुकानों को खोल रहे हो। ये वही थे जब ये अपना संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जब पहली बार चुनाव लड़े थे, तो उसमें छठे में लिखा हुआ था कि अगर एक भी शराब की दुकान खुलेगी तो मैं आसपास की महिलाओं से, बालिकाओं से पूछूंगा। कितने घर वालों से पूछा, कितनी महिलाओं से दिल्ली की पूछा उन्होंने शराब के ठेके खोलने से पहले, स्कूल के पास आसपास ठेके खुले कि नहीं खुले, कोचिंग के आसपास ठेके खुले कि नहीं खुले। तो ये क्या बात कर रहे हैं नशे की रोकने की। नशा बड़ा मुद्दा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और चन्नी साहब ने बहुत तेजी से उसके ऊपर काम किया है, बहुत तेजी से उसका ड्रॉप नीचे आ रखा है। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देख सकते हैं। और आने वाले 5 सालों में जब चन्नी साहब दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगे, हम उस पर एक और जोर से काम करेंगे। इमरान जी, जिस तरीके से वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं कार्तिकेय जी भाई, कि जिस तरीके से आप लगातार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आप बीजेपी भी ये बात कह रही है कि आप आरोप लगाते हैं और उसके बाद माफी मांग लेते हैं। 2017 में ये सब देखने को मिला है कि आप किस तरीके से विक्रम मजीठिया पर आरोप लगाए और उसके बाद माफी मांग लिए हैं। क्या चल रहा है भाई? आप भी केवल जिस तरीके से कार्तिकेय जी ने एक सवाल और पूछा कि आप दिल्ली के वो 5 स्कूल का नाम बताइए जो आपने बनवाए हों। देखिए यहाँ पर जॉन एलिया का एक कथन मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया कि वो यहाँ के कभी थे ही नहीं। ये जो आज का शीर्षक है, डिबेट का मुद्दा है कुमार विश्वास की टिप्पणियों को लेकर के। नहीं, टिप्पणियों को लेकर सच बात तो ये है, टिप्पणियों को लेकर सुन लीजिए पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा सुनिए, पहले पूरा मुद्दा जान लीजिए। पांडे जी मुझे 1 मिनट ले लीजिएगा, पूरा मुद्दा जवाब देते हैं लोगों को। जी बोले। ये पूरा मुद्दा ये जान लीजिए के रूप में ये बोल सकते हैं कि इनका खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है, केजरीवाल का खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं और कोई समर्थन नहीं करते। आप सबके प्रश्नों को मैं सुन रहा हूँ, मैं एक एक का जवाब दे रहा हूँ। इमरान जी, यहाँ पर पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपकी खालिस्तानियों से खालिस्तानियों की कमर तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे आप? देखिए, खालिस्तानियों की कमर तो मैं भी तोड़ूंगा, कांग्रेस वाले भी तोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले भी तोड़ेंगे, सपा वाले भी तोड़ेंगे, बसपा वाले भी तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी लीडर हो, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक वो कभी नहीं चाहेगा अलगाववादी और खालिस्तानियों का समर्थक हो। ये जो कुमार विश्वास जी का आरोप है, निराधार आरोप है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका टाइमिंग देखिए। भाजपा के साथी, कांग्रेस के साथी जो ब्लेम कर रहे हैं, दरअसल मसला क्या है? मसला यह है कि 70 सालों से कांग्रेसियों ने राज किया। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। सारी मीडिया तो केंद्र सरकार की भाषा बोल रही है। किसी की भाषा नहीं बोल रहा भाई। अरे राष्ट्रीय चैनल है, क्या आप बोल रहे हैं? तो कहने का भाषा नहीं बोल रहा है कि सब सुनिए, सबका अधिकार है, मीडिया का अधिकार है सवाल उठाना, सवाल उठा रहा है। दूसरी बात ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कुमार विश्वास जी ने गलत किया है। अब तक आपको मानहानि का दावा ठोक देना चाहिए 1000 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा आरोप लगा के चले गए वो मुख्यमंत्री के ऊपर, आपको 1000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा आरोप लगा दिए वो, आपको ये मसला आतंकवादी तक साबित कर दीजिए एक तरफ से, और आप अभी तक जो है जाहिर सी बात। तब देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल है, कानून पर सवाल है। कुमार विश्वास जी ने जिन अल्फाजों का प्रयोग किया है, जिन वक्तव्यों का प्रयोग किया है, कुमार विश्वास जी खुद कर सकते हैं। कुमार विश्वास जी के पास मौखिक के अलावा कोई सबूत है उनके पास? अगर वो इस तरह की बात उनसे करते तो उनके पास कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप है? कहने का तात्पर्य है कि हम ब्लेम आरोप लगा सकते हैं। इमरान जी सीधा ये दरअसल क्या है ना कि ये भाजपा के साथी, कांग्रेस के साथी, ये लोग अगर कुमार विश्वास जी के इतने बड़े हिमायती हो गए हैं तो अपना मुखिया बना ले वो लोग। नहीं, सुन लीजिए, आप मुद्दों की राजनीति करिए ना, मुद्दों पे बहस करिए। सकता है मैं ना, ये बहुत लंबा चला जाएगा। सुनिए, आप केवल इतना बताइए कि आपने अभी तक मानहानि का दावा किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो करेंगे कि नहीं करेंगे, केवल इतना बताइए आप बस।
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े साफगोई, बड़े ही लचर अंदाज में उनको जवाब दे दिया है कि अगर हम पानी, शिक्षा, बिजली पर और सड़क पर काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अलगाववादी या खालिस्तानी की बात करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने स्वीट आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, जो कि एक बड़े व्यंग्य का एक छोटे व्यंग्य से वार है। ये व्यंग्य नहीं, जुमला नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरह मुझसे गुफ्तगू किया करते थे, बातें किया करते थे, तो 8 वर्षों से कहाँ थे भैया आप? अभी कई चरण के चुनाव होने बाकी है और आप इस बीच में इस तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर के मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ये सारा सवाल उठा रही ना कि व्यंग्य उन्होंने खत्म ये हो क्यों जाएगा। नहीं स्पष्ट किया। बीजेपी तो ये कह रही ना कि स्पष्ट ये क्यों नहीं किया केजरीवाल जी ने कि उनका कोई संबंध नहीं है, हम कमर तोड़ देखिए, देंगे। ये केजरीवाल, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, केजरीवाल साहब को भी बोलना चाहिए था। देखिए, जवाब उसका दिया जाता है सटीक यस या नो में, जिसमें कोई सच्चाई होती है। उन्होंने कल एक बयान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि एक कवि, जाहिर सी बात है कि मंची बहुत बड़े कवि है, उनकी लिखी हुई कविताएं तो किसी पाठ्य पुस्तक में चलती नहीं है। वो साहित्यकार है, अपने आप को लगाते हैं बड़े साहित्यकार, उनका लेवल है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह के अल्फाजों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो अपने एक पुरानी वीडियो जाके देख ले, जिनमें वो कह रहे थे कि मैं अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बनना चाहता हूँ। सवाल उन पर भी आता है, अगर वो अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बनना चाहते तो वही अरविंद केजरीवाल है जो आज कह रहे हैं खालिस्तानी समर्थक है। आज जो कह रहे हैं कि इस तरह का जो टिप्पणियां कह रहे हैं कि बंद कमरे में किस तरह की जो आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले लोग हुआ करते थे, उनके साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे, उस टाइम पर भी मीटिंग किया करते थे उनके हिसाब से, तो तब क्यों सवाल नहीं उठाया? यानी कि तब उनके दिमाग में कोई स्वार्थ रहा होगा। और कभी किसी पार्टी में, अगर मैं ऐसी पार्टी में जुड़ा हूं, मेरे अंदर स्वार्थ हावी हो जाएगा तो पार्टी के विचारों सिद्धांतों के अनुसार चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कुमार विश्वास जी वही है, उनके साथ वही घटना हो रही, वही जो जान एलिया का मैंने 2 पंक्तियां गुनगुनाया है, वही उनके ऊपर प्रॉफिट पड़ता है। वो कभी थे ही नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया, कल शाम को कुमार विश्वास ने स्वीकार किया, ना पार्टी वाले ने मुझे पार्टी से निकाला है, ना मैंने इस्तीफा दिया है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भी सदस्य नहीं हूँ। तो भाई, जब आप पार्टी से निकाले नहीं गई हो, आपने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो फिर आप इतना दूर रहने का आपका क्या औचित्य बनता था? उनके साथ रह करके काम करते आप, तब उनको आप उनके ऊपर ब्लेम करते, उनके साथ रह करके उनकी कमियों को निकालते हैं और उनकी विचारधाराएं मिलती नहीं है। तो विचारधारा तो देखिए, विचारधारा तो हमारी भाजपा के साथी से भी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के जो हमारे भाई उनसे भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। तो आरोप अगर भी लगा रहे हैं, केजरीवाल जी की सच्चाई को आपको सामने लाना तो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। आप जब इस तरह की बातें करते तो आप एक प्रमाण के तौर पे तुरंत पेश करते, मीडिया वालों को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते केजरीवाल जी देखो खालिस्तानी समर्थक है। नहीं, अच्छा एक सेकंड, लेकिन आज कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि अगर ये बात गलत है तो केजरीवाल जी किसी एक मंच पर आए, हमसे बहस करें, तैयार हो, क्योंकि बहस के लिए आप लोग बहुत तैयार होते हैं हमेशा। अक्सर बीजेपी वाले यूपी तक आप पहुंच गए थे बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, आपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक को चुनौती दे दी थी उत्तर प्रदेश में। अब कुमार विश्वास आपके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, वो क्या एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, कुमार विश्वास से बहस करेंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुमार विश्वास जी, अगर इतना दम है उनकी बातों में, इतना प्रमाण है, इतना एविडेंस है, अगर वो खुला चुनौती दे रहे हैं किसी मंच पर साझा करने के लिए, वैचारिक जो विमर्श है उस पर बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुझे लगता है आपको तारीख भी बता देनी चाहिए कि किस तारीख को अरविंद केजरीवाल जी इस डिबेट पर आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे इमरान जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल जी आएंगे मंच पर, अगर कुछ समय बता दें आप इमरान जी, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग ये तारीख का जरूर डिस्कस करेंगे कि तारीख आप बताइए, कुछ समय आप बता सकें कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोई बयानबाजी आएगी या कब तक कुमार विश्वास को वो उल्टी चुनौती दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तैयार हैं मंच पर आने के लिए एक साथ चर्चा? देखिए सर, आरोप किसने लगाया? कुमार विश्वास जी ने लगाया है। हाँ। आरोप का समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी। अब इसको खींचना नहीं है क्योंकि के पास जाएंगे, इसको खींचना नहीं है बात को, केवल इतना बता दीजिए, क्योंकि कुमार जी ने कहा है कि आप हमारे साथ किसी मंच पर आइए और चर्चा करिए, आमने सामने करिए, केवल इतना जानना चाहिए। कुमार जी तय करें ना, तारीख कुमार जी तय करें, तो अरविंद केजरीवाल जी को तय करेंगे, जरूरत उनको अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत है। शुभेंदु जी तारीख तय करो, मंच पे बुलाए। ठीक है शुभेंदु जी, मुख्यमंत्री जी अगर पीछे हटते पूरी बात आपने सुनी। इमरान जी कह रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी तैयार है पूरी तरीके से, यानी अरविंद केजरीवाल जी तैयार है, तो तारीख तय करें। ठीक है, आ गई आपकी बात। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कहाँ पीछे हटने वाले, वो तो ईमानदार के प्रतीक है।
वो मुद्दों की राजनीति करते हैं, बहुत बड़ा गरीबों के लिए सिंबल, काम करते हैं। बहुत तो बड़ा। कभी पिछले देखिए 8 वालों में ईमानदारी से का नहीं है। सिंबल बता दिए अरविंद केजरीवाल, यानी ईमानदारी का कहीं सिंबल लगाना है तो अरविंद केजरीवाल जी के चित्र लगा दीजिए वहां पर। कल ही इनका एक गीता रावत पकड़ी गई है रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने, और लोकपाल आज तक नहीं आया इनका। आप देखो पांडे जी, मैं एक ही जवाब दूंगा, इसके बाद आप प्रश्न ले लीजिएगा मेरे से। जब इन्होंने आंदोलन चालू किया अन्ना जी का, स्वराज का आंदोलन किया, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इनके साथ खड़ा था। जिस दिन इनकी पार्टी बन गई, इनकी सरकार आ गई, इनका जो वो था जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था जो, उसमें इन्होंने लिखा कि हर 3 साल के बाद अध्यक्ष बदला जाएगा। जितने इनके साथी थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो या कोई और हो, जो फाउंडेशन मेंबर थे, उन सबको हटा दिया इन्होंने और चिंटू पिंटू और इनको को रख लिया, जिनका आंदोलन में कोई नहीं था, क्योंकि ये सब लोग इनके साथ साष्टांग दंडवत करके केजरीवाल जी की बात मानते हैं। और इन्होंने उसी स्वराज बात को जो लेके आए थे, इन्होंने क्या किया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया कि जिंदगी भर जब तक केजरीवाल जिंदा रहेंगे वो आप पार्टी के कन्वीनर रहेंगे। ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति जिसने एक आंदोलन चालू किया। देखिए ये आज 2 दिन नहीं बोलेंगे कि खालिस्तानी के ऊपर, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नोट कर लें, क्योंकि यदि ये खालिस्तान के ऊपर आज या कल में बोल देंगे तो इनको वोटों का फायदा नहीं होगा। जब 3 दिन बाद निकल जाएगा, जब वोट पड़ चुके होंगे, तब ये कहेंगे हाँ आप बताइए कहां डिबेट होना है। यही शीला दीक्षित को 400 पन्ने वाले पेपर से उन्होंने कहा कि हम रोज इनके ऊपर इतना आंदोलन कर देंगे कि ये जेल चली जाएंगे, और उसको आंदोलन किया ही नहीं, पुलिस में एफआईआर ही नहीं करी, एसीबी से जांच नहीं कराई, क्योंकि उनको शासन मिल गया था दिल्ली का। उनको दिल्ली में या किसी पार्ट में भारत में कुछ करना नहीं है, किसी तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना देना, इमोशनली डाइवर्ट कर देना, खाली गले में खांसते हुए, मफलर बांधते हुए। ये वही तो आदमी है ना जो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, 21 गाड़ी है, मैं घर नहीं लूंगा, 10,000 गज का 6 फ्लैग रोड, और भैया घर ले भी लिया। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल नहीं बनाया जो ये नहाएंगे उसके ऊपर। भाई क्या बात है, कौन आदमी है ये? लोग क्यों नहीं समझ रहे इस व्यक्ति को? कितना नुकसान कर रहा है देश का। मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी को वोट दे देना, आप काले चोर को वोट दे दो, पर केजरीवाल और उसकी जुड़ी हुई मानसिकता पर एक वोट भी जाएगा। अरे तो लेकिन नुकसान एक बात होगा। यहाँ पर और है शुभेंदु जी, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो अपराध आप गिना रहे हैं, जांच भी तो बनती है, जांच नाम की तो कोई चीज होती है। अरविंद केजरीवाल और उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि जांचें हुई, कुछ मिला ही नहीं। और आप स्विमिंग पूल का जिक्र अरविंद केजरीवाल का कर रहे हैं। मैं लखनऊ में बता दूं आपको, चले जाइए, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी गोमती नगर इलाके में, बता रहा हूं आपको, गोमती नगर इलाके में मैं तो जानता ही नहीं था, समझ ही नहीं रहा था, जब उनके घर गया, आवास पे गया, देखा तो विधायक है, उसका स्विमिंग पूल देख के मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। विधायक है। अच्छा पांडे जी, नहीं एक बात बता रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सुन लीजिए, नाटक कर रहा है क्या? मैं आम आदमी हूँ, वो तो आम आदमी नहीं है, ये तो आम आदमी का नाटक कर रहा है ना। अरे तो आम आदमी तो क्या जनता को लूट लेगा? जूता भी नहीं है। अरे क्या मजाक की बात कर रहे हैं शुभेंदु जी? आम आदमी तो जनता को लूट लेगा, मतलब अरे आम आदमी की नाटक करने वाला आदमी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो आप ये कहिए कि वो आम आदमी नहीं है, आम आदमी पार्टी का नाटक नहीं करे तो जनता को लूटने के लिए बैठा हुआ है वो। हाँ ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ हाथी के दांत दिखाने वाले अलग हैं, खाने वाले अलग हैं, ये सभी आम आदमी नहीं है। ये जैसा सब आदमी होता है वैसा ही आदमी है। ठीक है, इमरान जी बोलिए, इमरान जी बोलिए, उसके बाद आते हैं कार्तिकेय जी, आपके पास आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे भाजपा के मित्र ने जो आरोप लगाया है, जो बातें बोल रहे हैं, दरअसल 3 बार से इनकी जमीन पूरी तरह से दिल्ली में खिसक चुकी है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ हाशिए की चीजें दिखती है, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये माफी मांगी, उन्होंने ये माफी मांगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी किसानों से माफी मांगे। तो मैंने नहीं कहा कि वो कायरता है, माफी मांगना कायरता नहीं है। अगर झूठ के लिए माफी की बात चल रही है,
आपको सुन रहा था, सुन लीजिए। इमरान जी कहाँ जा रहे हो? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, की बात चल रही है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन कब लागू करेंगे आप? क्यों नहीं कर्मचारी शिक्षकों की बात करते हैं आप? ठीक है इमरान जी, दरअसल कोई बात नहीं करा, मुद्दे कोई बात नहीं करा। इमरान जी आपको भी रोकेंगे। सरकारी स्कूलों का जो ढांचा बिल्कुल डैमेज हो चुका था, उसको सही करने का काम किया है। कार्तिकेय जी ने पूछे थे, आप भी नहीं बताए हैं। 5 स्कूल के नाम कार्तिकेय जी पूछे थे, आप भी नहीं बताए हैं। आप एक कार्तिकेय जी से पूछ लीजिए कि इनके 70 सालों के शासनकाल में जो एकदम कूप मंडूप हो गया था, सरकारी स्कूलों का ढांचा जर्जर हो गया था, कितने स्कूलों का निर्माण हमने करवाया? जाइए प्राइवेट से भी उत्तम सरकारी स्कूलों का ढांचा निर्माण करवाया है। 99.5% रिजल्ट है और सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए सुनो भाई साहब, सुनो, हम मेरी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। इमरान जी सुन लीजिए, कार्तिकेय जी जवाब दे रहे हैं। 8 साल मोदी जी की सरकार हो गई, 5 साल कहते हैं अपने प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो गई थी, 2 साल क्या कहते हैं जनता पार्टी की सरकार थी। तो जरा अभी गणित लगा लीजिएगा, 70 साल घिसा पिटा व्हाट्सएप पे नहीं चला जाता है। ये 29 दिसंबर में को तारीख बता देता हूँ, 29 दिसंबर 2015 को अगर जन लोकपाल सरकार बनते सबसे पहले जन लोकपाल लेकर के आएंगे। किसने कहा था? केजरीवाल जी ने कहा था। 5 स्कूलों के नाम बताए नहीं। अब मैं इनसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। इन्होंने कहा कि बिजली दुरुस्त कर दी पूरे दिल्ली में, पंजाब में, देश में, तमाम जगह जाकर के ये बोल रहे हैं। एक पावर प्लांट का नाम बता दें जहां पर क्या कहते हैं इन्होंने पावर प्लांट लगाया हो, उसकी बिजली ये दिल्ली में पहुंचा रहे हैं। और ये अगर पढ़े लिखे हैं, कि बिल्कुल मानता हूं पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो ये इन्होंने जो ऊर्जा का नियम होता है वो पढ़ रखा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसका संरक्षण नहीं होती है ना, उसको आगे दिया जाता है। तो रखी तो नहीं होगी कहीं से बिजली, कहीं से दी गई होगी ना। अब इनके पानी की बात पे आ जाता है, पानी पहुंचाने की बात पे। बिल्कुल पानी ये आए 2014 में, 2015 में मैं नलों से पानी पहुंचा दूंगा दिल्ली के हर घरों में। 2016 बढ़ गया, 17, 18, ये 22 आ गया। फिर आइए झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बेवकूफ बनाने के। शीला जी ने अपने साइन करे हुए डॉक्यूमेंट लिखा था कि जो झोपड़ी है वहां पे क्लस्टर बनाए जाएंगे, वहां पे इनको गवर्नमेंट सरकारी आवास बना के देगी। 2 जगह आवास बना के दे दिए जो इस समय खंडहर हो गए हैं। उसको दिल्ली के अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अनिल चौधरी जी ने अपने वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। अब इन्होंने हाथ जोड़ लिया, वहां पे भी माफी मांग ली गरीबों से कि जी हमने तो आपको बेवकूफ बनाया था, हम आपको नहीं दे सकते। अब ये वही झूठ लेके पंजाब में आ गए। ये सरकार में आने से पहले कहते थे कि जनता का पैसा आप क्यों एड में खर्च करते हो, क्यों होल्डिंग लगाते हो। दिल्ली के आप एक रोड बता दो जहां पे केजरीवाल जी का पोस्टर ना दिख जाए। चलो दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपने दिखा दिया। पंजाब में कहां से पैसे आ गए कि हर सड़क में, हर खंभों में, खेतों के पास आपको केजरीवाल जी की फोटो दिखानी पड़ रही है। देखिए, मैं पंजाब के लोगों के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनती करना नाम पे एक व्यक्ति को हम सत्ता में लेकर के आए। हमने गुजरात को शायद नहीं देखा था, वो हमें दिख गया अब यहाँ पर। 2022 में एक आदमी पंजाब में आया है जो आपको कह रहा है कि दिल्ली मॉडल। तो उससे पहले दिल्ली मॉडल को देखिए और समझिए। ये आपके प्रवक्ता हैं, इनके सामने मैंने आपसे सवाल पूछा कि 5 स्कूलों के नाम, 5 हॉस्पिटल से पानी लेकर के आए हैं। यमुना पॉल्यूशन फ्री, एनजीटी ने बार-बार कहा था सभी मॉडल को देख रही है और सभी प्रदेश की सरकारों को देख रही है। जनता जागरूक हो गई है और बहुत कम समय बचा हुआ है और आने वाले समय में जवाब दे देगी। पता चल जाएगा कि जनता किसके विकास के लिए काम करेगी और जनता किसको प्यार देगी और सम्मान देगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पंजाब में एक नई तरीके की सियासत अब शुरू हो गई है, कुमार विश्वास के बयान के बाद लगातार अब मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल को घेरने का तूल पकड़ता जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पंजाब के जो मुद्दे थे, पंजाब के जो जमीनी मुद्दे थे, वो भटकते नजर आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सियासी दल। लेकिन ये पंजाब की जनता को समझना होगा कि पंजाब की जनता के लिए काम कौन करेगा, पंजाब की जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा और उनका हितैषी कौन होगा। आने वाले समय में पंजाब की जनता इसका निर्णय भी करेगी। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।